वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन स्वतंत्र भारत में राजनीति उसके अध्याय नंबर 2 है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस यूनिट से हमारी वार्षिक जो एग्जाम है इसमें 3 अंक की रहने वाली है और 3 अंक के अंतर्गत मेरे दोस्तों इसमें जो आएगा एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी 1 नंबर का आने वाला है, और एक क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों 2 नंबर का, यानी लघुत्रात्मक क्वेश्चन आने वाला है। कुल 3 नंबर की यूनिट रहने वाली है और 3 नंबर की यूनिट से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों है, प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को नेतृत्व प्रदान किया गया। यानी प्रथम 3 आम चुनाव थे, उनके अंतर्गत भारत के अंदर कौन से राजनीतिक दल का दबदबा रहा, यानी प्रभुत्व रहा। अपनी यूनिट का नाम भी यही है, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। वो एक दल कौन सा था? तो दोस्तों 1 नंबर जो अपना क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। कौन सी दोस्तों? कांग्रेस पार्टी। यानी प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को नेतृत्व प्रदान किया गया था? कांग्रेस पार्टी को। अब देखिए प्रथम 3 आम चुनाव दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। पहला फैक्ट, पहला आम चुनाव कब हुआ? तो अपने को याद रखना है 1951 से 1952 के बीच में हुआ। अब देखो 1951 और 1952 परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो दोस्तों 1951 नहीं आएगा, 1952 आपको ऑप्शन में मिलेगा और आपको करेक्ट करना 1952। क्यों? क्योंकि 1951 दिसंबर में ये चुनाव प्रारंभ हुए और 1952 के अंतर्गत पूर्ण रूप से संपन्न हुए थे चुनाव, इसलिए अमूमन इस पहले चुनाव को 1952 का चुनाव ही मान लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी, इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो पहले यानी फर्स्ट आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें प्राप्त होती हैं। दोस्तों कितनी होती है? 364 सीटें। नंबर 2, दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें प्राप्त होती है। कितनी होती है दोस्तों? 371 सीटें प्राप्त होती है। नंबर 3, तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें प्राप्त होती हैं। अच्छे से याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहां से पूछा जा सकता है। यानी पहले आम चुनाव में 364 सीटें, दूसरे आम चुनाव में 371 और तीसरे आम चुनाव में 361। पहला आम चुनाव 1952 में, दूसरा आम चुनाव इसके जस्ट 5 साल बाद में होता है, तीसरा आम चुनाव आपको पूछते हैं तो 5 साल बाद में होता है, तो 1962 में होता है। कब होता है? 1962 में, याद रखना। यानी 5-5 वर्ष का इसमें क्या है? डिफरेंस है। आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष के बाद में होते हैं, तो ये तीनों आम चुनाव 5-5 वर्ष के अंतराल में हुए थे और इस प्रकार से कांग्रेस को तीनों आम चुनाव में ये सीटें प्राप्त हुई थी। दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रही थी ये भी पूछा जा सकता है, तो दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट जो पार्टी रही थी, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य होता है चुनाव संपन्न करवाना। क्या होता है दोस्तों? चुनाव संपन्न करवाना। अब इसका गठन कब हुआ? तो आपको सीधा सीधा फैक्ट याद रखना है मेरे दोस्तों, जनवरी 1950। जनवरी 1950। कैसे याद रखोगे भाई? चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है, इसका जो प्रमुख काम होता है जनता का चुनाव करवाना, यानी मतदान करवाना, वोट डलवाना, उम्मीदवारों का चयन करवाना। अब देखिए किसका करवा रहा है? यानी जनता की। क्या डलवाएगा? वोट। तो 1950 में, जनवरी 1950 के अंतर्गत किसका? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। पहले चुनाव आयुक्त पूछा जा सकता है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको याद रखना सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों आपको याद रखना है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान की बात करें तो सुशील चंद्रा हैं। ओके, अगला देखिए, 1957 में कांग्रेस पार्टी किस राज्य में पराजित हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब की बात है मेरे दोस्तों? 1957 में कांग्रेस पार्टी है कौन से राज्य में पराजय होती है? तो अपने को याद रखना दोस्तों, केरल राज्य के अंतर्गत। कहां पे? केरल राज्य के अंतर्गत 1957 में
पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कौन सी गैर कांग्रेसी, कौन सी पार्टी की सरकार बनी केरल राज्य में 1957 में? याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी की सरकार बनती है मेरे दोस्तों कब? केरल में 1957 के अंतर्गत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से भी कि इस जो पार्टी के संस्थापक कौन थे। इस पार्टी के मेरे दोस्तों संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई जगह डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी लिखा हुआ है, इन्हीं का नाम है, याद रखना है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम लिखिए। यानी समग्र मानवतावाद जो सिद्धांत है इसके प्रणेता कौन थे, यानी इसके प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों अपने को याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय है, याद रखना। समग्र मानवतावाद, क्या दोस्तों? समग्र मानवतावाद, अच्छे से याद रखना। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के कौन है? दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सबको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई? यानी 1947 के बाद में भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है लोकतांत्रिक। कौन सी? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। कौन सी दोस्तों? लोकतांत्रिक। कौन सी? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा है, इसकी प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन जो समिति, कई सारे नाम है इसी के। यानी प्रारूप समिति, संविधान का ही जो प्रारूप समिति, इसी को अपन ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, इसी को पांडुलेखन समिति बोलते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता दोस्तों, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन अपना, गठबंधन सरकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी गठबंधन सरकार किसको कहेंगे? यानी कई राजनीतिक दल मिलकर के किसी सरकार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं। यानी कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उस सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गठबंधन सरकार कहते हैं। अब देखो ये क्यों बनी, कैसे बनती है? अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण एक से ज्यादा यानी कई राजनीतिक दल आपस में मिलकर के बहुमत साबित करते हैं और वो मिलकर के क्या करते हैं? केंद्र के अंतर्गत अपनी सरकार बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। यह राज्य में भी बन सकती है गठबंधन सरकार और केंद्र में भी बन सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सम्मिलित कीजिए, पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन। देखिए, एक तरफ राजनीतिक दल हैं, एक तरफ उनसे संबंधित प्रमुख नेता हैं। पहला मेरे दोस्तों है
एस ए डांगे, इसका संबंध किस राजनीतिक दल से? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बड़ी आपको चतुराई से करना है, यानी इनमें से आपको मैच करने वाला यानी एग्जिट कौन सा आता, बस वो मैच करो पहले। अगर आपको ये पता है एम एस डांगे कौन सी पार्टी से हैं तो आप मैच करो, वरना छोड़ दो। दूसरा देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सबको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आते ही आप इसका मैच कर सकते हो, भारतीय जनसंघ। क्या? भारतीय जनसंघ। इससे अगला देखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम आते ही आपको पता चल गया कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद में अशोक मेहता। अब अशोक मेहता और एम एस डांगे, तो अशोक मेहता की अपन बात करें तो अशोक मेहता थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, और एम एस डांगे जो बचा उसके अंतर्गत यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ऐसे आप मैच कर सकते हो, ये नहीं कि आपको आता नहीं आप पहले इसको मैच कर देते हो, नहीं। अब देखिए इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मतदान के कोई दो तरीके बताइए। भारत में जो मतदान किया जाता है कौन से दो तरीकों के माध्यम से? दोस्तों आप सबको मालूम है वर्तमान समय में जो मतदान का तरीका है, मतदान का जो तरीका वर्तमान में किसके माध्यम से करते हैं? ईवीएम के माध्यम से करते हैं। और पहले आपको पता है कि एक मतपत्र होता था उसके माध्यम से, तो आप लिख सकते हो मतपत्र के माध्यम से। देखो मतपत्र क्या होता है और ईवीएम मशीन क्या होती है। आप सबको पता है कि 1990 के दशक में अपने भारत के अंतर्गत स्टार्ट हुई ईवीएम, यानी इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 2004 तक मेरे दोस्तों संपूर्ण भारत के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में यह प्रयोग में की जाने लगी ईवीएम मशीन। इस ईवीएम मशीन के माध्यम से अपन 16 उम्मीदवारों को, कितने? 16 उम्मीदवारों को एक साथ मतदान कर सकते हैं, 16 से ज्यादा नहीं। अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अगर ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, 16 कैंडिडेट खड़े हैं, इससे ज्यादा हो गए तो वहां पे एक साथ चुनाव कराने नहीं जा सकते हैं। वहां पे अधिकतम 16 उम्मीदवार हैं, एक मशीन पे 16 उम्मीदवारों को एक साथ मतदान करवाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एक आपको पता किसका आता है ऑप्शन? नोटा का आता है। किसका आता है? नोटा का ऑप्शन आता है। यानी आपको पता है नॉन ऑफ द अवॉइड, यानी जो आप इनमें से जो मत उम्मीदवार खड़े हैं इनमें से किसी को आपको पसंद नहीं है यार, किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो आप नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो है ईवीएम मशीन। अब देखिए पहले कैसे करते थे। पहले जो मतदान करते थे वो मतपत्र के माध्यम से करते थे। एक जो मतपत्र होता था उस पे उम्मीदवार का नाम लिखा होता था, उसका चुनाव चिन्ह होता था, अर्थात उसके आगे मोहर लगानी पड़ती थी। क्या मोहर होती थी? वो मोहर लगा करके चुनाव जो संपन्न करवाए जाते थे उसमें उम्मीदवार होता था, उनके नाम के आगे उनका जो चुनाव चिन्ह उसके आगे मोहर लगाते थे और उसको मतपेटी में डालते थे। उसको बोलते हैं मतपत्र के माध्यम से मतदान करना। अब देखिए इसके आगे अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा को समझाइए। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की अपनी स्थापना की बात करें तो दोस्तों 1951 में, कब? 1951 के अंतर्गत भारतीय जो जनसंघ है इसकी स्थापना हुई। किसने की दोस्तों? भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ स्थापना की बात करें 1951, किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। अब देखो इसकी विचारधारा की बात कर रहा है तो इसकी पहली विचारधारा अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आ सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यानी एक देश, याद रखना बेटा, एक देश, एक संस्कृति,
एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। क्या है? एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की विचारधारा पे बल किसने दिया था? भारतीय जनसंघ ने दिया था मेरे दोस्तों। याद रखना है, पूछा जा सकता है एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र विचारधारा किस राजनीतिक दल की थी? तो भारतीय जनसंघ की थी। इसके अलावा भारतीय जनसंघ है वो पाकिस्तान व भारत को मिलाकर के अखंड भारत, किसकी बात करता था? अखंड भारत के निर्माण की बातें करता था। कौन? भारतीय जनसंघ। दोनों ही विचारधारा इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। अखंड भारत की बात भी भारतीय जनसंघ ने की थी। अगला देखिए, भारत में पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के 2 कारण बताने हैं। पहले 3 आम चुनाव थे, उनमें कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कोई 2 कारण, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आने वाला है तो अपने को 2 ही कारण याद रखने हैं। पहले अपन बात करें, यह एक प्राचीन पार्टी थी, प्राचीन पार्टी थी या एक प्राचीन राजनीतिक दल था। दूसरा अपन बात करें तो इस राजनीतिक पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को किसकी? स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। इस पार्टी में अनेक करिश्माई नेता थे। करिश्माई यानी लोगों से जुड़े हुए थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इसके अलावा अपनी इंदिरा गांधी है, बहुत सारे करिश्माई नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, यानी जनता के वो प्रिय थे। इसके अलावा अपन बात करें तो इस पार्टी की जो ग्रामीण स्तर तक फैली थी, कौन सी स्तर तक? ग्रामीण स्तर तक फैली हुई पार्टी थी। कौन सी? भारतीय कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा अपन बात करें तो इस पार्टी के अंतर्गत अनेक विचारधाराओं के लोग भी शामिल थे। अनेक विचारधारा यानी गर्मपंथी, नरमपंथी, कंजर्वेटिव, इसके अलावा रेडिकल, इसके अलावा अपन बात करें तो वामपंथी, दक्षिणपंथी, इस सारी विचारधाराओं के लोग होने के कारण ये भारत के अंतर्गत सभी समुदायों का क्या कर रही थी? प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस कारण से पहले 3 आम चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी को मतदान के अंतर्गत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ये अपने इस यूनिट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको आज की क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। और कक्षा 12 की जो पॉलिटिकल साइंस में आपको कौन सा जो चैप्टर वो हार्ड लगता है कमेंट करके जरूर बताना। उसका भी अपन क्या करेंगे, एग्जाम से पहले आपको अच्छे से सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा और उसी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे कि आप उसको अच्छे से तैयार कर सको। नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।